नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं अंसारी एजाज, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, अपने चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हम पर भरोसा करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को पसंद करने के लिए। दोस्तों, आप सब जानते हैं ये हमारा सीरीज़ चल रहा है और उस सीरीज़ का ये चौथा पार्ट है, चौथा भाग है। बायोफ्लॉक के बारे में सही जानकारी बहुत ज़रूरी है और सही तरीका, सही जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं आप घाटे में जा सकते हैं, नुकसान में जा सकते हैं। तो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी का बिल्कुल सही जानकारी होना बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा बायोफ्लॉक की जर्नी, जो 4-4.5 साल की, जो भी हमने प्रैक्टिस की, जो भी कल्चर किया, उसका जो अनुभव हमें मिला, उस अनुभव के अनुसार जो है हम आपको बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो की सीरीज़ के माध्यम से। तो दोस्तों, हम वक्त ज़ाया ना करते हुए हम सीरीज़ वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज तक आपने जो सीखा है, तीसरे पार्ट तक, जैसे कि ये सारा जो है हमारा ये ट्रेनिंग कंटेंट है, ये लिस्ट। उसके बाद हमने सीखा था बायोफ्लॉक डेफिनेशन वगैरह जो भी है। बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि समय बहुत कीमती होता है, वैसे भी बहुत कम समय मिलता है, तो समय का यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है बहरहाल। और बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी की कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें थी, क्या क्या उससे बेनिफिट मिल जाता है ना। और उसके बाद हमारा जो तीसरा पार्ट था उसमें हमने इस डायग्राम के बारे में बहुत डिटेल से सीखा था। ठीक है, अगर इस डायग्राम के बारे में जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, दोस्तों नए व्यूवर्स अगर हैं तो पहले तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक भी करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, जो पहली बार हमारे चैनल पे हैं, उनसे मैं निवेदन करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में हमारा इसका लिंक, दूसरा और तीसरा पार्ट का, पहला और दूसरा तीसरा पार्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से पहले उसे देखें, फिर आगे का वीडियो देखें। तो इस चार्ट को हमने बहुत ही डिटेल में समझाया था, ठीक है। और जो हमारे पुराने व्यूवर हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। तो वो हमारे वीडियोज़ को ज़रूर पूरा देखें और लाइक भी करें, शेयर भी करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है फैक्टर्स। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिन्हें हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और उन चीज़ों को स्पेशली जो है मॉनिटर करना पड़ता है हमें। जो फैक्टर्स हैं बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इसमें हमने जो बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट वाले हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन उसका आगे हम जिक्र करेंगे डिटेल में। लेकिन फ़िलहाल हम जो है कुछ फैक्टर्स हैं, इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, फ्लॉक फॉर्मेशन एंड फ्लॉक साइज। तो जैसे आप लोग ये समझ रहे हैं, बायोफ्लॉक एक नाम ही है, फ्लॉक, बायोफ्लॉक कल्चर का नाम ही है, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, बायोफ्लॉक कल्चर जो भी कह सकते हैं। तो इसमें फ्लॉक का होना बहुत ज़रूरी है और मैटर करता है फ्लॉक कैसा हो। तो फ्लॉक का फॉर्मेशन प्लस फ्लॉक साइज, ठीक है ना। फ्लॉक बनना भी चाहिए, फॉर्मेशन भी होना चाहिए, प्लस उस फ्लॉक की एक साइज़ भी निर्धारित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस फ्लॉक बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा, बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स भी हो जाएंगे तो वो भी नुकसानदेह है और हमें उसका साइज़ डिफाइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, साइज़ के बारे में भी जो है ऑलमोस्ट हमारा जो फ्लॉक है वो 200 माइक्रोन, 250, 300 माइक्रोन तक बढ़िया रहता है, लाइट वेट रहता है और पानी में बिल्कुल सस्पेंड रहता है। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है हमें। और यही फ्लॉक की अगर वेट, साइज़ जो भी है वो अगर ज़्यादा बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए, 500 माइक्रोन से ऊपर हो जाए, 1 mm में आ जाए, तो वो बहुत हेवी पार्टिकल हो जाएगा। आपका एरिएशन अगर थोड़ा भी हल्का भी लूज पड़ता है तो वो बॉटम में सेटल होता है और जब बॉटम में सेटल होगा तो अनएरोबिक एरिया में जब वो सेटल हो जाएगा तो वहाँ पे आपको बहुत नुकसान करेगा। वो धीरे 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 जमा होते होते बहुत सारा हो जाएगा और वहाँ पे वो एक विस्फोटक का काम कर सकता है आपके लिए, जिससे आपकी सारी मछलियाँ भी मर सकती है एट अ टाइम, आपको बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। तो फ्लॉक साइज़ भी बहुत मैटर करता है। फ्लॉक बनना चाहिए और उसका साइज़ भी एक परफेक्ट रेशियो में होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है।
दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल मन में है, हमारी जो वीडियोस बनती है ना दोस्तों, कोई भी मन में अगर आपके सवाल आता है तो बिल्कुल आप वीडियो के कमेंट में जो है आप कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल को रख सकते हैं। इससे ये होगा कि अगर हमें बात करते करते कोई चैप्टर छूट गया या कोई बात छूट गई या कोई चीज़ समझाना छूट गई तो उसका हम आगे रिकवरी कर सकें, ठीक है। इंसान है, गलतियां सबसे होती है, ठीक है। तो गलतियां जब हमसे हुई तो सुधारना आपका काम, आपसे गलती हो रही तो सुधारना हमारा काम। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है। अगर जो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई भी आपको अगर डाउट लगता है कि नहीं ये चीज़ रह गई है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, फ्लॉक फॉर्मेशन और फ्लॉक साइज, समझ गए आप? हाँ, फ्लॉक बनना और उसकी साइज भी मैटर करता है, फैक्टर है सबसे बड़ा। अब यहाँ पे हमारा है पीएच। पीएच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे एक्वाकल्चर हो। एग्रीकल्चर में भी पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सॉइल बेस पे वो 5.5 से 6.5 का एक रेशियो है वो, जिसमें हम एग्रीकल्चर करते हैं, चाहे वो एक्वापॉनिक हो, हाइड्रोपॉनिक, जो भी हो। लेकिन यहाँ पे एक्वाकल्चर में पीएच के जो रिक्वायरमेंट है ना वो बहुत नीड है, एकदम बिल्कुल स्टेबल चाहिए, बहुत अच्छा पीएच चाहिए। तो उसका जो एक आइडियल रेंज है वो 7.5 ppm जो है पीएच का रेंज बहुत अच्छा माना गया, ऑप्टिमम माना गया है। बाकी इसकी रेशियो जो है वो आगे आपको हमारे पैरामीटर वाले सीरीज़ में जो है, पैरामीटर वाले वीडियोस में बताया जाएगा कि कितना मिनिमम रहे और कितना मैक्सिमम रहे, उसके अंदर होना चाहिए। लेकिन एक आइडियल, एकदम ऑप्टिमम जो पीएच रेंज है वो 7.5 है हमारी, ठीक है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये बहुत ज़्यादा कम हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए ना तो हमारे लिए बड़ी समस्या खड़ी करता है। हमारा जो पानी की टॉक्सिसिटी है उसको लेके बहुत, जो टॉक्सिसिटी है ना बहुत जल्दी रिएक्ट करने लगती है। अगर बहुत हाई हो गया और बहुत लो भी हो गया तो उसके भी बहुत डेंजरस जो है परिणाम आते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों, तीसरा जो फैक्टर है सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण जो है फैक्टर है वो है टेम्परेचर, तापमान। तापमान जो है दोस्तों बायोफ्लॉक कल्चर में या पॉन्ड कल्चर या जो भी कल्चर आप कर रहे हैं उसमें तापमान एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है और बहुत कम हो जाए तो भी समस्याएं हैं। कुछ मछलियां तो मरने भी लगती हैं ज़्यादा कम टेम्परेचर होने से। तो ये भी बहुत हमें एक आइडियल रेंज में रखना पड़ता है। पैरामीटर वाले चैप्टर में इसे भी हम जो है आपको एक्सप्लेन करेंगे। और तापमान जो है, अब देखिए नॉर्थ इंडिया में तो बड़ी समस्या है, नॉर्थ इंडिया में तापमान को लेके, क्योंकि थोड़ा अगर टेम्परेचर हल्का फुल्का बढ़ जाता है आइडियल रेंज से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर हमारी जो रेंज है उससे टेम्परेचर घटता है तो वो हमारा नुकसान का कारण बनता है। क्या नुकसान होता है? अक्सर देखा गया है विंटर सीजन में मछलियां फीड नहीं लेती, और जिनको जानकारी का अभाव है, जिनको जानकारी नहीं है, वो क्या करते हैं, सामान्य रूप से वो जो है फीड उसमें डालते रहते हैं और वो मछलियां खाती नहीं है। वो सड़ के सेटल होके स्लज का जो है फॉर्मेशन होता है, गंदगियाँ बढ़ती हैं और आपकी पानी की क्वालिटी भी ख़राब होती है, जिसके कारण मछलियाँ मर भी जाती है। और कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जो ठंडी में ज़्यादा मरने के खतरे मरने का जो है उसको डर होता है। तो इसको जो है बहुत अच्छे से हमें मेंटेन करना होता है। तो नॉर्थ इंडिया में तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक ही कल्चर लें, क्योंकि 2 महीने 3 महीने का जो सीज़न होता है नवंबर के एंडिंग से लेकर दिसंबर, जनवरी और फरवरी मिडिल तक, ये बहुत डेंजरस जो होता है, इसमें टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है। बहुत से लोगों ने वीडियो जो है बनाई है कि हम ऐसे मेंटेन कर रहे हैं, ऐसे मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो बनाने के लिए वो पॉसिबल है, लेकिन कमर्शियली उसको मेंटेन करना वो पॉसिबल नहीं है। बड़ी दिक्कत की बात होती है। हमने बहुत हर तरह से हीटर का भी ट्राई किया और कुछ आग जला के कॉइल, गर्म पानी रख के कॉइल सिस्टम, मतलब बहुत सारे तरीके हमने अपनाए, लेकिन बड़ी मुश्किल होती है। हाँ, एक तरीका है, आप जब पॉली हाउस बनाएंगे, आइसोलेटेड एक पॉली हाउस जो है एग्रीकल्चर में बहुत चलता है, उस तरह की अगर टेक्निक यूज़ करेंगे तो पॉसिबल है कि आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर ले जाएं, लेकिन उसमें खर्च बहुत आता है। तो अगर ज़्यादा खर्च आएगा तो हमें मुनाफा भी तो बहुत अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखा जाता है। बहरहाल टेम्परेचर हमें बहुत बढ़िया रखना होता है, एकदम बिल्कुल आइडियल रेंज में। टेम्परेचर बहुत मायने रखता है हमारे एक्वाकल्चर में, बहुत ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, और उसके आगे हमारा जो है ये सैलिनिटी। दोस्तों सैलिनिटी भी बहुत मायने रखती है। वैसे फ्रेश वाटर कल्चर में हमें सैलिनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक फैक्टर है, क्योंकि बायोफ्लॉक में सॉल्ट का भी यूज़ बहुत होता है। ठीक है, कोई इन्फेक्शन आ गया, कुछ लोग तो बस ऐसे ही है कि नहीं सॉल्ट इतना डाल ही दीजिए आप।
ठीक है, कुछ जो है कुछ फिशेस का जो है टॉलरेंट लेवल बर्दाश्त करने की जो क्षमता ज़्यादा होती है, लेकिन फ्रेश वाटर में सैलिनिटी बढ़ाना मतलब फिश की ग्रोथ पे इम्पैक्ट आना। सैलिनिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उससे मछली की ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट होता है, और इसमें कुछ एजेंसीज का रिसर्च भी है सैलिनिटी को लेके। उतना डीप में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये आप समझ के चलिए कि सैलिनिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, इन्फेक्शन वगैरह है, कुछ फंगल इन्फेक्शन या और इस तरह की कुछ है, मछलियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तो इसकी एक मात्रा होती है, निर्धारित मात्रा है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन सैलिनिटी को आप मॉनिटर रखेंगे अच्छे से। अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसे घटाना पड़ेगा, ठीक है। उसका भी एक रेंज है जो आपको आगे हमारे जो है इस वीडियो में मिलता रहेगा, ठीक है। अब इसके आगे का जो फैक्टर है दोस्तों, ये है मिक्सिंग एफिशिएंसी ऑफ वाटर। ये बहुत अहम चीज़ है दोस्तों, बहुत अहम है। लोग इस जो है फैक्टर को लाइटली लेते हैं, बहुत लाइटली। क्या है मिक्सिंग एफिशिएंसी ऑफ वाटर? मतलब पानी के अंदर जो कुछ भी मिक्स हो रहा है, हम डाल रहे हैं, वो उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मिलना चाहिए। क्योंकि फ्लॉग का जो एक्सचेंज होता है ना, मैंने शुरू में बताया है पिछली वीडियोस में कि आयन का एक्सचेंज होता है, तो वो किस सूरत में होगा? जब वो आपस में सारी चीज़ें मिक्स होती है। जैसे आप एक शरबत बना रहे हैं, ठीक है, आपने पानी लिया, अक्खा नींबू डालेंगे तो उसका कोई टेस्ट नहीं आना है। चीनी भी ऐसी बड़ी बड़ी जो खड़ी खड़ी होती है ना, वो डाल देंगे तो भी कोई टेस्ट नहीं आना है। जब तक वो पानी में नींबू, शक्कर, नमक या जो भी आपने फ्लेवर ऐड किया है, जब तक वो पूरा अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तब तक वो अपना रंग नहीं दिखाएगा, ठीक है। बहुत से फ्लेवर्स भी यूज़ करते हैं शरबत में, तो वो फ्लेवर अगर हम बस डाल दिए, छोड़ दिए, तो उसका टेस्ट तो आना नहीं। जब तक उसको मिक्स नहीं करेंगे तब तक उसका फ्लेवर नहीं आएगा, उसका टेस्ट नहीं आएगा और वो अपना रंग नहीं दिखाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों बायोफ्लॉक में जो भी हम वाटर प्रिपरेशन के टाइम पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये सारी चीज़ें जब डाली जाती है, कभी कभी सॉल्ट भी ऐड करना पड़ता है, कभी कभी जो है पीएच को स्टेबल करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ होता है, कभी कभी पीएच को डाउन करने के लिए साइट्रिक एसिड का यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये जब तक आपस में मिक्स नहीं होगी, जब तक आपस में मिक्स नहीं होगी तब तक उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा हमें। तो मिक्सिंग एफिशिएंसी ऑफ वाटर ये बहुत से लोगों को नहीं पता है। और एरिएशन देने का जो हम ब्लोअर्स लगाते हैं, पंप लगाते हैं, चाहे डायाफ्राम, रिंग ब्लोअर, रूट्स ब्लोअर, जो भी हम एरिएशन का जो है सोर्स दे रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही कारण ये नहीं है कि सिर्फ हमें ऑक्सीजन मेंटेन करना है, ये भी एक कारण है, ठीक है। ये मिक्सिंग एफिशिएंसी ऑफ वाटर ये बहुत बड़ा कारण है, एरिएशन का बहुत बड़ा कारण जो है मिक्सिंग एफिशिएंसी ऑफ वाटर, ठीक है दोस्तों। तो ये एक बहुत अच्छे से हमें मॉनिटर करना है, हमें देखना है कि हम बायोफ्लॉक प्रॉपर बायोफ्लॉक कर रहे हैं या हम थोड़ा सा कुछ कल्चर में चेंजेस ला रहे हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और है, हम एक और कॉन्सेप्ट लाने वाले हैं इसके बाद जो बहुत ही बढ़िया है, बायोफ्लॉक कम RAS। मतलब आप एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बायोफ्लॉक कल्चर कर सकते हैं, ऐसा भी कॉन्सेप्ट है। लेकिन उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे बात करेंगे, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। वाटर एक्सचेंज रेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी हमने जो बताई है आपको, वो क्या बताई है कि आपका जो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है वो कम जगह और कम पानी, वाटर का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वाटर एक्सचेंज रेट हमारा क्या है, ये भी हमको बिल्कुल मॉनिटर करना पड़ेगा कि हम कल्चर के बीच कितना पानी हम बदल रहे हैं, कितना पानी हम चेंज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ है। अगर हम बहुत ज़्यादा पानी चेंज कर रहे हैं तो बायोफ्लॉक का मतलब ही क्या हो गया हमारा, ठीक है ना। अब डेली पता चल रहा है 200-500 लीटर डेली हम चेंज करना पड़ रहा है, या अल्टरनेट डेज पे हमको 10% वाटर चेंज करना पड़ रहा है, तो ये कोई मतलब नहीं निकला। हमें कोशिश करना है कि हमारा पानी अच्छे से ट्रीट हो जाए और हमारा पानी बिल्कुल वेस्ट ना हो। हाँ, अब किसी की खेती बाड़ी है, वो चाहता है कि हम इसका पानी यूज़ कर लें, तो ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन जनरली बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी का सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि आपका पानी बिल्कुल 0% और नॉमिनल एक्सचेंज है, बिल्कुल ना के बराबर। 2-5% का पानी पूरे कल्चर में वेस्ट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं।
तो उसके लिए भी हमने जो बताया ना बायोफ्लॉक का मारेस, तो उसका भी एक मॉडल हमने डिज़ाइन किया ताकि आपका पानी बिल्कुल वेस्ट ना हो। तो वाटर एक्सचेंज रेट भी है, ये बहुत अच्छे से मॉनिटर करना है हमें और ध्यान देना है कि हमारा पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो, बहुत ज़्यादा ज़ाया ना हो, ताकि इसका बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी का हमें एडवांटेज पूरा मिले। ठीक है ना दोस्तों। तो उसके आगे आते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है, हम बताया जैसे कि आपको एरिएशन वगैरह के लिए हम करते हैं, वाटर मिक्सिंग एफिशिएंसी के लिए जो है हम काम करते हैं, एरिएटर्स लगाते हैं, तो उससे हमारा ऑक्सीजन भी डिजॉल्व हो रहा है। तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में डिजॉल्व हो उसको भी देखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ डबल कंजप्शन है ऑक्सीजन का। जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है इसका डबल कंजप्शन है। डबल कंजप्शन मतलब आपकी मछली को भी ऑक्सीजन चाहिए, प्लस जो आपने बैक्टीरिया का कल्चर किया है, जो फ्लॉक डेवलप किया है, उसको भी चाहिए। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि मछली को कम और बैक्टीरिया को ज़्यादा ऑक्सीजन लग रहा है, ये भी होता है। क्योंकि अगर जो हमारा एक चार्ट में देखा था ना, नाइट्रोजन कार्बन, पिछले जो है पिछले वाले जो चार्ट में आपने देखा है, इस चार्ट में जो देखा ना आपने ये नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन बैक्टीरिया वगैरह, तो ये जो चार्ट है इसके अकॉर्डिंग जो है ना, जो सारा कॉम्बिनेशन है, इसमें ऑक्सीजन की अगर कमी पड़ती है ना, डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, तो भी आपका सिस्टम गड़बड़ चलेगा, तो भी आपकी वाटर की क्वालिटी जो है पैरामीटर्स जो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। तो आपको ये भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है, एक मिनिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज कितना आइडियल है, वो सारा जो है आगे हम पैरामीटर वाला जब वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं आपको हम बहुत अच्छे से और सरल भाषा में समझा पाए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर करिए, दूसरों तक शेयर भी करिए, और नए बंधु जो भी हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।